हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चों आप सभी। मैं समझता हूं आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और पूरे मन के साथ आप पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं हमारे 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी और प्लस हम तैयारी कर रहे हैं नीट और जेई फाउंडेशन की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं। यूनिट आप बच्चों हमारी कौन सी चल रही है? सॉल्यूशन यूनिट चल रही है। और आज हम लेकर आए हैं जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डीपी सॉल्व करेंगे। आज हम स्पेशल हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बात करेंगे और उन प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इस बात की आज हम चर्चा करेंगे। तो डीपी 1 है इस हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। और लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले हम बात कर रहे हैं अपने 5 पॉइंट की जो हर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं, 5 पॉइंट वो उनको नोट करके रखने हैं। और वो 5 पॉइंट कौन से हैं? वॉच लेक्चर्स डेली, डेली हमें क्लास देखनी है, साथ ही साथ मेक नोट्स। और भैया नोट्स भी बनाने हैं, अपनी कॉपी पेन साथ लेकर चलना है आपको। डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा नहीं हम बहुत सारी बुक्स को फॉलो अप करें, हम कुछ ही बुक्स को पढ़ें और एनसीईआरटी हमारी सफिशिएंट है। प्लस इन क्लासेस को आप पढ़ते रहें। क्लासेज आर इनफ, क्लासेज सफिशिएंट हैं। और सॉल्व असाइनमेंट, और असाइनमेंट को भी हम सॉल्व करते चलें तो हमारा काम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। हम कठिन परिश्रम करेंगे तभी आगे सफल होंगे। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए डीपी 1 का पहला प्रश्न है, एक पदार्थ के जलीय विलयन के ताप में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, यदि पदार्थ का जलीय विलयन है भाई मेरे और उसका ताप बढ़ाया जाए तो क्या अंतर आएगा, क्या परिवर्तन होगा? क्या ऑप्शन दे रखा है हमें? इसकी मोललता घटती है पहली बात, और मोललता बढ़ती है। मोल प्रभाज में वृद्धि होती है और इसकी मोलरता घटती है। अब पहली बात तुम ये समझें कि ताप वृद्धि से सांद्रता के किस टर्म पर अंतर आएगा? जिस सांद्रता टर्म में क्या हो, आयतन की बात होती है, तब ताप से प्रभावित होंगी। देखिए मोललता में आयतन की बात नहीं करते हैं, मोललता में नहीं करेंगे, मोल प्रभाज में नहीं करेंगे, मोलरता घटती है, ये प्रभावित होगा। कैसे प्रभावित होगा? मोलरता m बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विले सॉल्यूट, विले पदार्थ के मोल क्या लिखते हैं? विले पदार्थ के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन को लिखते हैं V, इसको लिखते हैं N। तो यहां आयतन की बात करते हैं मोलरता में दादा। तो मोलरता में जब आयतन की बात होती है तो कौन प्रभावित होगा ताप से? सर कौन प्रभावित होगा? मोलरता प्रभावित होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा इसका आंसर। और ये हम नोट कर लेंगे। देखिए समझ के करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद क्वेश्चन पर हमें अप्रोच करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विलयन की जल में मोलर सांद्रता, कह रहे हैं मोलर सांद्रता नॉर्मलता के समान रहती है? नहीं रहती है। विलयन की मोललता से अधिक होती है? मोललता से अधिक नहीं होती है। मोललता के बराबर होती है? नहीं होती है। और विलयन की मोललता से कम होती है? बिल्कुल सही है, मोललता से कम होती है। कैसे कम होती है? यहां पर देखिए मोलरता की बात करेंगे हम, कैसे करते हैं हम ये बात करेंगे, NV/V, मोलों की संख्या बटे आयतन। और जब मोललता की बात करेंगे क्या करते हैं? मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अब आप देखिए ये कम आएगा या ये कम आएगा? ये विलायक है और यहां पर क्या है? विलयन। ये क्या है? विलयन। लिख देता हूं, विलयन कैसे बनता है? विलायक
प्लस विलय से बनता है। डेट मीन्स विलायक में विलय डालेंगे तब आयतन बढ़ता है। ये बात आपके समझ में आ रही है। डेट मीन्स ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ये विलायक है, ये विलियन है। ये जब विलायक में विलय डालेंगे तब यह आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम आएगी, किसकी तुलना में, मोललता की तुलना में। तो ये बात समझ ले कि मोललता से मोलरता क्या होती है, हमेशा कम आती है। ये बात आप समझ लें, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है और ये क्या है, कम है। ये बात है। अब आगे चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 171 ग्राम इक्षु शर्करा। इक्षु शर्करा क्या होती है, सुक्रोस। लिख लें, ये क्या है, सुक्रोस है। इसका फॉर्मूला है C12H22O11 को 1 लीटर जल में वियोजित किया जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। मोलरता की बात कर रहा है। M = क्या होता है, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, ये होता है विलयन का आयतन। अब पहले मैं मोलों की संख्या निकाल लें शर्करा के। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो भार दे रखा हो। NB कैसे निकालेंगे, ज्ञात भार बटे क्या करेंगे भाई मेरे, अणुभार कर देंगे। ये बात आ रही सर। अब ज्ञात भार कितना है, 171 ग्राम, लो लिख दिया। और अणुभार शर्करा का कितना होता है, 342। विश्वास नहीं हो तो निकाल के देख लिए भाई मेरे। 171 बटे 342, इसका अणुभार कितना आएगा, 342। ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट गया। 1/2 = 0.5 आ गया। ये तो इसका आ गया, क्या आ गया, मोलों की संख्या आई है। अभी आंसर नहीं आया हमारा। ये क्या है, मोलों की संख्या। 0.5 NB की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। और V कितना दे रखा है हमें, 1 लीटर दे रखा है। तो मोलरता बराबर 0.5/1 = 0.5 mR। ये आंसर आ गया। ये देख लो, सीधा सीधा ये आंसर कहीं ना कहीं होगा 0.5। ये रहा, तो ये आंसर हो जाएगा 0.5 हमारा, और ये उत्तर हमारा मैच करेगा। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। 63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ N/10 विलयन के कितने लीटर निर्मित किए जा सकते हैं। अब नॉर्मलता की बात कर रहा है। N/10 का मतलब क्या है, नॉर्मलता। ठीक है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं इन क्वेश्चंस के साथ, फॉर्मूले भी आप सीख रहे हैं। नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता N से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मलता विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और ग्राम तुल्यांक को क्या लिखते हैं, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक की भार। क्या लिखते हैं, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, यहां लिख रहा हूं, ग्राम तुल्यांक क्या होता है, विलय का भार मतलब WV बटे विलय का तुल्यांक की भार EB। ये होता है तुल्यांक की भार। और EB आपको पता है कैसे निकालते हैं, WV EB कैसे निकालते हैं, विलय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर। तो इसको N फैक्टर को ऊपर ले गया, ये क्या हो गया, N फैक्टर, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को यहां पर पुटअप कर देता हूं तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, N बराबर विलय का भार, विलय का अणुभार इंटू आयतन इंटू N फैक्टर। ये बनेगा।
ये हमसे पूछ रहे हैं आयतन V बराबर क्या होगा, WV इंटू एन फैक्टर अपॉन क्या कर देंगे, अपॉन करके कर देंगे n इंटू m, ये हो जाएगा। अब देखो WV कितना दे रखा है, WV दे रखा है, कहाँ गया, ये रहा 63 ग्राम। WV दे रखा है हमें 63 ग्राम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अणुभार ऑक्जेलिक एसिड का देखो ये होता है COOH.2H, अणुभार आएगा 126, निकाल के देख लेना, विश्वास ना हो तो। कितना आएगा 126, इसका M भी हो गया 126। एन फैक्टर कितना हो, 2 हो गया। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने, 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अब वैल्यूज को, एन वैल्यू कितनी, n/10 है, मतलब 0.1 हो गया। अब सबको कर दो, WV 63, एन फैक्टर 2, n 0.1, m भी 126, 2 बार कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट गया, और ये कितना आ गया, 10 आ जाना चाहिए। इसका ऑप्शन में देखिए 10 है क्या, यहां पर देखिए ये आंसर आ जाएगा 10 लीटर। तो इस तरह से अप्रोच करते हैं सवाल में। पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है उसको लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप करेंगे। यहां देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लिया हो तो आपने, यहां और देख लें। एक 200 ml विलियन में, क्वेश्चन कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन है, 200 ml विलियन में क्या कर दिया, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है। विलियन में NaCl है भैया, ये छोटा आएगा, कर सही कर लेना, NaCl की सांद्रता होगी। डेट मीन्स मोलर में आंसर है, मोलरता पूछ रहा है, टोटल NB/V। तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालें, सोडियम क्लोराइड के Nb क्या है, मोल ऑफ NaCl। कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास इतना और मोलर मास कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा है 23 और 35, कितना हो गया 58.5। ये 1 जीरो ऊपर गई और ये 2 जीरो, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया, Nb बराबर 0.1, कितना आ गया, 0.1 आ गया। आयतन कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है। अब क्या करेंगे, देखिए m इज इक्वल टू मोल 0.1, आयतन 200, और इसके लीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से भाग देंगे, 1000 ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक और ले लो ऊपर, ये कैंसिल। m बराबर 1/2, 0.5 मोल आना चाहिए। देखिए 0.5 है क्या, ये रहा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, 0.5 मोलर। इस प्रकार से करेंगे, मोलरता की बात कर रहा है, सांद्रता की बात कर रहा है, और सांद्रता कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या बटे आयतन। तो एक बार नोट कर लें, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए नोट कर लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं। साथ ही साथ अपने कॉपी रजिस्टर लेकर भी बैठनी है मुन्ने अपने, और इनको नोट भी करना है और खुद भी करके इनको देखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 डेसीलीटर विलियन में 4 ग्राम NaOH उपस्थित है। 1 डेसीलीटर विलियन में 4 ग्राम NaOH उपस्थित है, इसकी मोलरता होगी। मोलरता की बात कर रहा है, तो मोलरता का फॉर्मूला आपको पता है, M बराबर NB/V होता है, ये होता है मोलरता का। अब इसमें मोलरता, सबसे पहले मोल निकाल लो, NB किसके, NaOH,
गिवन मास अपॉन मोलर मास से, तो आप निकाल लें गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब अणु गिवन मास ज्ञात भार बटे अणु भार। ज्ञात भार कितना है 4 ग्राम, अणु भार NaOH का 23 + 16 + 1 कितना हो गया 20 30 36 40 हो गया 40, मतलब 0.1 आ गया। मोल कितने आ गए 0.1, बहुत बढ़िया। अब ये कहता है लीटर, 1 डेसीलीटर है, तो ये बात हमें याद रखनी है, 1 लीटर बराबर होता है 10 डेसीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 डेसीलीटर। पहली बात। दूसरी बात, 1 डेसीलीटर बराबर होता है 0.1 लीटर। तो लीटर कितने हो गए 0.1, m निकालेंगे 0.1 अपॉन 0.1 कैंसिल आउट हो गया, 1 मोल आना चाहिए आंसर। सिंपल सी बात है, क्या आना चाहिए 1 मोल। इसका आंसर क्या होगा 1 m। इस प्रकार से निकालेंगे। क्वेश्चन सरल है, लेकिन कन्वर्जन आना चाहिए। डेसीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डेसीलीटर बोल दिया तो 1 डेसीलीटर बराबर क्या हो गया 0.1 लीटर हो जाएगा, और तब इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगला नोट करें, इसको नोट करें और कोशिश करें अपना आप करने की। यहां पर देखिए क्या प्रश्न है, 36 ग्राम जल तथा 36 ग्राम ग्लिसरीन के 1 विलियन में C3H5OH का होल थ्राइस का मोल प्रभाज होगा। ग्लिसरीन का ही मोल प्रभाज पूछा जा रहा है। अब पहली बात तो ग्लिसरीन क्या होता है, देखो CH2OH CHOH CH2OH, कितने कार्बन है इसमें C3, और हाइड्रोजन कितने नजर आते हैं, तो 3 2 5 3 8 H8 हो गए, और O3, और इसको मैच करें। आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पर क्या है C3H5OH का, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं C3H8O3 लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें, ग्लिसरीन का क्या कर लें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास इसका, कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 92 मोलर मास। अब पहले मोल कैलकुलेट कर लें, जल के मोल, जल के मोल, जल के मोल कैसे निकालेंगे, जल का भार कितना है 36 ग्राम और अणुभार 18, तो मोल आ गए 2 जल के। इसके बाद ग्लिसरीन के मोल, ग्लिसरीन के मोल कितने हैं, इसके वेट 46 ग्राम और वेट कितना है 92, तो ये भी 2 बार कैंसिल हो गया और ये आ गया 0.5 आ गया। वेरी गुड। अब मोल प्रभाज किसका, काई ग्लिसरीन निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, ग्लिसरीन के मोल, ग्लिसरीन के मोल बटे जल के मोल प्लस ग्लिसरीन के मोल, ये लगाएंगे फॉर्मूला। अब लगा देखिए कैसे निकाल, ग्लिसरीन के मोल 0.5 बटे जल के मोल 2 प्लस 0.5, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.5 बटे 2.5, ये कैंसिल हो गया 5 बार, 0.2 आंसर आना चाहिए। देखिए 0.2 आ रहा है क्या कोई अपना, 0.20 ये रहा।
आंसर क्या हो जाएगा 0.20। इस प्रकार से हम निकालेंगे। पहले मोल निकाल लें दोनों के, जल के मोल और ग्लिसरीन के, तब मोल प्रवाह कैसे निकालते हैं, जिसका भी निकालना है बटे टोटल मोल। अब ये देखिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। 25 ml 3 ml 25 ml 3 ml HCl को 0.05 m HCl विलयन में मिलाया गया। परिणामी विलयन में HCl की मोलरता लगभग होगी। नोट करो एक बार क्वेश्चन को, तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। करिए नोट। कर लिया? इसको थोड़ा सा सही कर लें क्वेश्चन को। ये 25 ml 3 m HCl है, ml नहीं है, 3 m HCl और 75 ml, ये रह गया था लिखने से, ये क्या हो जाएगा 75, ये मैंने लिख दिया है इसमें 75 ml 0.05 m HCl विलयन में मिलाया गया। परिणामी विलयन की HCl की मोलरता होगी। क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए कैसे करेंगे। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात कर रहा है। तो देखिए M1 कितना है 3, V1 25 प्लस M2 75, V2 नहीं, M2 कितना है 0.05, V2 75 ml बराबर M3 पूछ रहा है ये, और V3 कितना हो जाएगा, ये 25 ml और ये 75 ml, कितना हो जाएगा 100। अब करना है, ये तो हो गया 75 प्लस ये कितना हो गया 5 2, और ये कितना हो गया 7 5 35 36 37, कितना हो गया 3.75 बराबर M3 इंटू 100। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 78.75 बटे 100 कर दो। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.787 m, ये आ जाना चाहिए। ये मोलरता होगी तो हमारा आंसर ये होता है। इस तरह से अप्रोच करना है सवाल को, समझ रहे हो भाई आप, और नोट भी करते जा रहे हो साथ ही साथ कॉपी में। कैसे करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3 से करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी गैस जल में सर्वाधिक विलय होगी। सर्वाधिक विलय कौन सी होगी, पहले तो कैसे पता करें, जल H2O है, डेट मीन्स ये ध्रुवीय नेचर का है, पोलर है। क्या है, पोलर, और क्या कहेंगे ध्रुवीय, ध्रुवीय नेचर का है। अब ध्रुवीय लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। डेट मीन्स जो ध्रुवीय प्रकृति का होगा वही जल में घुलेगा। ये अध्रुवीय है, ये अध्रुवीय, ये अध्रुवीय, ये NH3 H, ये ध्रुवीय नेचर का होता है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, सिंपल सी बात है। अगला देखिए, ABC गैसों के KH का मान दे रखा है। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ये क्या है हेनरी स्थिरांक का मान दे रखा है। क्या दे रखा है, KH ग्रेटर देन KC और KB, दिए गए ताप पर एक द्रव्य इनकी घुलनशीलता का क्रम लिखिए। इसमें क्या रिलेशन है, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विलेयता के, मतलब जिसकी विलेयता अधिक होगी उसका KH का मान कम आएगा। अब KH का मान जिसका कम है उसकी विलेयता सर्वाधिक होगी।
KH का मान इसके लिए कम है, KHB के लिए इसकी विलयशीलता सर्वाधिक, फिर KHC की, और फिर KH, मतलब ये विलेयता का क्रम हो गया। KHB की विलेयता सर्वाधिक होगी, क्यों होगी? इसके लिए हेनरी स्थिरांक सबसे कम है, तो ये विलेयता ज्यादा, तो ये कम आएगा। मतलब BCA ये आंसर होना चाहिए, BCA आंसर होना चाहिए। बात आप समझ रहे होंगे सारी कि कैसे होगा, और ये आपने सारा पढ़ लिया। इस प्रकार से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी DP1 है ये। क्वेश्चंस को नोट करें, समझें और इनको साथ ही साथ पढ़ते भी जाएं, और अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी देते हुए जाएं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे उनको बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, और आप उनकी पढ़ाई बढ़िया चलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। इसी तरह आप लगातार पढ़ते रहें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू।